हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पढ़ते वक्त हमेशा से ये वर्ड हमारे लिए क्रॉस होते हैं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम क्या है, जिसका डिफरेंस हम माइक्रो और मैक्रो एनालिसिस में भी देखते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये कंसेप्ट क्या है ये हमें सीखना है और इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखना है कि यहाँ क्या है। तो सबसे पहली जो हम शुरुआत करेंगे विल स्टार्ट विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम। Why the partial equilibrium? And we'll check it with the example of a demand. तो अगर हम डिमांड एज अ कंसेप्ट कंसिडर करते हैं, जहां हम जिसको बोलते हैं डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, और उसके डिटर्मिनेंट्स अगर हम देखें तो उसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये बेसिक एग्जांपल हम देखते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन इनवर्स होता है। सेकेंड जो डिटर्मिनेंट आपको यहाँ दिया है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, जहाँ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन होता है। एंड इनकम और डिमांड डायरेक्ट रिलेशन, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, और भी हो सकते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एक्सेट्रा। नाउ द पॉइंट इज द डिमांड एज अ सिंगल फैक्टर हैज मल्टीपल डिटरमिनेंट्स। जो इंपॉर्टेंट चीज हमको यहां सीखनी है वो ये है कि डिमांड एज अ कंसेप्ट के जो है एक नहीं, एक से ज्यादा डिटरमिनेंट्स है। इसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब अगर हम ये फैक्टर्स एक साथ कंसीडर करते हैं और जिसमें अलग अलग टाइप के रिलेशन है, जैसे अगर हम प्राइस और डिमांड का अगर देखें तो इनवर्स रिलेशन होता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर और डिमांड का रिलेशन अगर देखें तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में अलग है। टेस्ट प्रेफरेंसेस में अगर कोई चीज जो ज्यादा पसंद आ रही है लोगों को तो उसमें डिमांड ज्यादा, नहीं आ रही है तो कम। रिलेटेड गुड्स में अगर हम देखें तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये जो सेकंड डिटर्मिनेंट है, ये अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखें तो इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब ऐसा है कि प्रैक्टिकली अगर मैं ये सारे डिटर्मिनेंट एक साथ देखने की कोशिश करूं तो सबका मिला जुला के कोई एक कंक्लूजन निकालना पॉसिबल नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से डिमांड नॉर्मली कम होती है, ऑन द अदर हैंड जो पर्सन ये खरीदने वाला है उसकी सैलरी भी बढ़ गई, अब प्राइस बढ़ गई, साथ में इनकम भी बढ़ गया, तो अब डिमांड पे इंपैक्ट क्या होगा? क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है और इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। अब ये जो मिक्स रिस्पॉन्सेस है इसकी वजह से आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसीलिए जब हम बात करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम की, हम एट अ सिंगल टाइम सिर्फ एक ही फैक्टर का डिटर्मिनेंट देखते हैं, अज्यूमिंग कि बाकी सारे वेरिएबल्स या डिटर्मिनेंट जो है वो कांस्टेंट है। अब ऐसा रखा तो ही हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली लॉस प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इवन इसी चीज के लिए हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं टाइम शेड्यूल वाइज। से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसका डे टू डे टाइम शेड्यूल जो है मॉर्निंग 8 AM से स्टार्ट होता है कि 8 बजे वो उठता है, फिर 8 बजे से लेके सारे दिन भर का जो उसका रात तक का शेड्यूल है वो 10 PM तक चलता है। नाउ किसी रीजन की वजह से, सपोज ही इज एन एम्प्लॉयड पर्सन, किसी रीजन की वजह से उसको जो ऑफिस का जो उसका टाइम था वो जैसे फॉर एग्जांपल 10 AM, ये उसका रेगुलर ऑफिस टाइम था जिसके लिए वो 8 बजे उठता था और फिर सारे काम करके या बेसिक नहा के खाना खा के नाश्ता करके वो 10 बजे ऑफिस पहुंचता था। अब ऐसा है कि किसी इमरजेंसी रीजन की वजह से ये जो ऑफिस टाइम है 10 बजे का उसका ऑफिस टाइम है, इसको ऑफिस में बोला है कि कल से फ्रॉम टुमारो यू हैव टू कम एट 9 AM इंस्टेड ऑफ 10। अब आपको 9 बजे आना है, 1 घंटा पहले आना है। अब ये एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन ये बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना है, कि अगर वो 1 घंटा जल्दी उठे, जो नॉर्मली वो 8 बजे उठता है उसकी जगह अगर वो 7 बजे उठे तो वो ऑफिस पे टाइम पे पहुंच सकता है। जो नया टाइम है उसका दैट इज 9 AM। नाउ पॉइंट ये है कि ये रूल जो मैंने अभी अभी आपको बोला कि दैट इज अ सिचुएशन, की एक सिचुएशन हमने दी कि 1 घंटा जल्दी उठो तो 1 घंटा आप जल्दी टाइम पे पहुंच जाओगे और आपका जैसा रूटीन है वैसा फॉलो होगा। नाउ दिस रूल इज डेफिनेटली करेक्ट, इसमें कोई गलत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बाकी फैक्टर्स इन्वॉल्व करें, मतलब जैसे कि कल सुबह वो 8 की जगह 7 बजे उठ गए, ठीक है, फिर उठने के बाद उनको गाड़ी निकालनी थी, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी पंचर हो गई, टायर पंचर हो गए, ट्रैफिक में अटक गए, ये सारे रेगुलर रीजंस जो दिए जाते हैं लेट होने के लिए, और उसकी वजह से वो लेट हो गए। और प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो बोला कि वो 1 घंटा जल्दी उठा
तो वो 1 घंटा जल्दी ऑफिस जा सकता है। ये रूल सही होके भी प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि जो अदर फैक्टर्स जो बीच में आए कि लेट मतलब ट्रैफिक में अटक जाना या गाड़ी पंचर होना या गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाना, इन सारे रीजंस की वजह से हम उसको प्रूव नहीं कर पाए, जबकि वो प्रैक्टिकली बिल्कुल सही सॉल्यूशन था कि 1 घंटा जल्दी उठना और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाता। दैट्स इट, ये बिल्कुल सही था, बट फिर भी हम इसको प्रूव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दीज अदर फैक्टर। तो अब अगर मैं उस रूल को थोड़ा मॉडिफाइड वे में बोलूं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर 1 घंटा जल्दी उठेगा तो 1 घंटा जल्दी ऑफिस में पहुंच जाएगा। सी नाउ द डिफरेंस, जब हम वो वर्ड्स यूज कर लेते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये जब हम अजम्पशन कर लेते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का, तो अब ये रूल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इक्वली हम प्रूव कर सकते हैं, बट विद दिस अजम्पशन। बिना इस अजम्पशन के उसे प्रूव करना पॉसिबल नहीं होगा, और इसीलिए जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये जनरल हम अजम्पशन करते हैं सेटेरिस पैरिबस अदर थिंग्स। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम, तो हम ऐसा कोई अजम्पशन नहीं देखते, हम सारे फैक्टर्स एक साथ देखते हैं, और इसीलिए हम वहां उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम, और यहां वर्ड यूज होता है पार्शियल, क्योंकि पार्शियल इक्विलिब्रियम या पार्शियल एनालिसिस के साथ जो कंक्लूजन्स आप देते हो वो थ्योरी में तो आपने अज्यूम कर लिया, बट प्रैक्टिकली हर बार वैसा होगा ही ऐसा जरूरी नहीं। मतलब कभी ना कभी गाड़ी पंचर हो सकती है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, तो इसी वजह से उससे जो आने वाला सॉल्यूशन है, जो आने वाला कंक्लूजन है, वो हमेशा फॉलो नहीं होगा। इसीलिए उसको वर्ड या नाम दिया है पार्शियल इक्विलिब्रियम, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। ऑन द कॉन्ट्ररी, जनरल इक्विलिब्रियम में सारे पॉसिबल इकोनॉमिक वेरिएबल कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि हमने सारे फैक्टर कंसीडर किए हैं, इसीलिए वहां पे हम उसको वर्ड यूज करते हैं जनरल। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम। आगे भी हम देखेंगे कि क्या है पार्शियल इक्विलिब्रियम। कंसिडरेशन ऑफ अ सिंगल डिटर्मिनेंट एट अ टाइम, हम एक ही डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं, सारे नहीं। इन जनरल इक्विलिब्रियम कंसिडरेशन ऑफ ऑल द डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल डिटर्मिनेंट के साथ आता है, इसीलिए वर्ड यूज किया था पार्शियल, और क्योंकि ये सारे डिटर्मिनेंट और इकोनॉमिक वेरिएबल को कंसीडर करता है, वर्ड यूज किया गया है जनरल। नाउ क्योंकि ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, इसीलिए इस एनालिसिस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और ये जो एनालिसिस हो जाता है वो है इंटरडिपेंडेंट, बिकॉज सारे फैक्टर कंसीडर हो रहे। ये इंडिपेंडेंट एनालिसिस इज मोस्टली यूजफुल इन माइक्रो एनालिसिस, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं, क्योंकि माइक्रो में आई होप आपको याद होगा स्मॉल यूनिट्स या इंडिविजुअल फैक्टर्स हमें पढ़ने होते हैं, इसीलिए इसका माइक्रो थ्योरीज में यूज होता है। जब मैक्रो में हम काम करते हैं तो हमें सारे फैक्टर्स जैसे नेशनल इनकम, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट लेवल पे देखना होता है, और इसीलिए ये जनरल इक्विलिब्रियम का यूज जो है वो माइक्रो एनालिसिस में होता है। तो ये बेसिक कंसेप्चुअल डिफरेंस है बिटवीन पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम, जो आपको इकोनॉमिक एनालिसिस में काम आएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स को और डिटेल में स्टडी करते हो तो पार्शियल थ्योरी, जनरल थ्योरी, ऐसा और डिटेल एनालिसिस आपको आ सकता है। थैंक यू।